हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि कल के वीडियो लेक्चर में आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, जिसका मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि कमेंट बॉक्स में किसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। इट मींस दैट कि सबको कल का वीडियो लेक्चर एग्जैक्टली क्लियर था। थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली अपडेटेड वीडियो अवेलेबल होते रहे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मनोविज्ञान में बाल विकास टॉपिक के अंतर्गत बाल विकास के नियम क्या हैं, सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेली मनोविज्ञान का एक बूस्टर पॉइंट लेके चलेंगे। और आज का बूस्टर पॉइंट आपके लिए ये रहा। सच हो जाएंगे सारे सपने जब अपनी हिम्मत के साथ हिम्मत देने के वाला भी साथ हो। अर्थात आपका लक्ष्य अकेडमी आपको हिम्मत देने के लिए तत्पर है। सिर्फ आपको हिम्मत जुटानी है कि इस लॉकडाउन की कंडीशन में एक बार इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और एक नई अनुभूति के साथ, आपके अंदर एक नई ऊर्जा के साथ हम आपको निश्चित ही सफल होने के लिए हर वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो कि आपके लिए आवश्यक है। तो लक्ष्य अकेडमी के इस एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मनोविज्ञान का बाल विकास के अंतर्गत दिए गए विभिन्न नियम। आज का जो बाल विकास के नियम का टॉपिक है, उसमें विकास के नियम के अंतर्गत हम बेसिक रूप से पहले भी चीजें पढ़ चुके हैं कि विकास की क्या प्रॉपर्टीज होती है। सारे टॉपिक्स को मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर के फिर से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जो लोग अभी वीडियो लेक्चर से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर के वो प्रीवियस सीडीपी के बाल विकास के पॉइंट वाइज वीडियो लेक्चर प्रोवाइडेड है, आप वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम विकास के नियम स्टार्ट करने चल रहे हैं। विकास के नियम ये हर एक प्राणी पे लागू होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, होमो सैपियंस हो, या फिर वो कोई छोटा सा कीट हो, या वो कोई पेड़ पौधा हो। हर प्राणी पर, हर सजीव वस्तु पर एक विकास का नियम लगता है और उस विकास के नियम को हमने मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए आधार पे निम्नलिखित भागों में बांटा है। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक का मतलब यह होता है कि विकास सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल होमो सेपियंस के अंतर्गत ही होगा, पेड़ पौधों का भी विकास होगा। आप डेली लाइफ में कहीं भी जाइए, आपको विकास की प्रगति होती हुई मिलेगी। आपने डेली लाइफ में कोई भी स्टेप फॉलो किया तो वहां आपने देखा होगा कि विकास प्रक्रिया जरूर आपके साथ आई होगी। तो विकास सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं है कोई भी इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्राणी विकास नामक प्रक्रिया से वंचित नहीं है। अर्थात विकास सभी जगह व्याप्त है, इसीलिए कहा जाता है कि विकास सार्वभौमिक होता है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि मैं आपको बताता हूं कि एक मनुष्य का जो विकास होता है और एक पेड़ पौधे के अंदर भी विकास होता है। एक प्राणी जो कि निर्जीव से सजीव बनता है, जो कि आप जान रहे हैं, वो प्राणी कौन है? वो प्राणी है कोविड-19 अर्थात वायरस। क्या वो भी विकास करता है? आप जानते हैं कोविड-19 क्या है? कोविड-19 का ये जो वायरस है, ये जब तक हमसे अलग है तब तक वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट सेल पाता है, मतलब हमको पाता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो वायरस जब ऐसे ही हमारे शरीर में आता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है, अपने अंदर नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है। मतलब क्या हो गया? वायरस भी के अंदर भी विकास की प्रक्रिया गतिमान होती है। ठीक है, अर्थात जो हमको आंखों से नहीं भी दिख रहा है उसके अंदर भी विकास की प्रक्रिया होती है। अर्थात विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्लियर है? चलिए दूसरा विकास का नियम या सिद्धांत देखते हैं। वो क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, अर्थात विकास मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पेपर में आता है कि विकास जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता है।
यह तथ्य निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह तथ्य आधारित है निरंतरता के सिद्धांत पर। किस पे आधारित है? निरंतरता के सिद्धांत पर। क्लियर है? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है। और इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, वो स्किनर साहब वाला, अगर आपको याद आ रहा हो, कि विकास एक सतत चलने वाली धीमी प्रक्रिया है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, ये स्टेटमेंट यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या? विकास एक सतत चलने वाली धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। लेकिन विकास की निरंतरता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विकास की निरंतरता का सिद्धांत जो नाम आता है वो हरलॉक का आता है। किसका आता है? हरलॉक का आता है। किसका? हरलॉक का। ठीक है, चलो तीसरे सिद्धांत की तरफ चलते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या है? विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है? विकास एक निश्चित क्रम में होता है। डेवलपमेंट हैज अ डेफिनिट सीक्वेंस, अर्थात यहां पे सिद्धांत का नाम है क्रमिक विकास का सिद्धांत। अर्थात क्या हो गया? अगर आपको याद हो, चाहे मैं हूं अर्थात होमोसैपियंस हो। होमोसैपियंस क्या है? होमोसैपियंस हमारा एक साइंटिफिक नेम है। कोई भी प्राणी अगर वो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसका जूलॉजिकल नेम, जिसको हम कहते हैं जूलॉजिकल नेम, वो क्या है? हमारा वैसे नाम क्या हो गया? राम, रहीम, ये सारे नाम रखे जाते हैं। लेकिन रियल में वैज्ञानिक रूप से जो हमारा नाम है वो है होमोसैपियंस। तो मेरा विकास हो रहा हो अर्थात होमोसैपियंस का विकास हो रहा हो, चाहे किसी पेड़ पौधे के अंदर विकास हो रहा है, उसके विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे अगर हमारे अंदर शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में होता हुआ धीरे धीरे हमारी वृद्धि होती है, हाइट बढ़ती है, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेज आते हैं। हम किस अवस्था से? गर्भावस्था से कहाँ जाते हैं? शैशवावस्था में जाते हैं। शैशवावस्था से कहाँ जाते हैं? बाल्यावस्था में जाते हैं। बाल्यावस्था से कहाँ जाते हैं? किशोरावस्था में जाते हैं। अर्थात ये एक निश्चित क्रम से होता है। किसी में ऐसा नहीं होगा कि शैशवावस्था से सीधे किशोरावस्था आ जाए। अर्थात विकास एक निश्चित क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा एग्जांपल और देता हूं, डेली लाइफ से जोड़ लीजिए। जैसे एक बालक क्या जब वो जन्म लेता है तो खड़े होकर चलना शुरू कर देता है क्या? कभी नहीं चलता है। बालक कैसे चलना शुरू करता है? सबसे पहले क्या करता है? वो बैठना सीखता है। उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी मजबूत होती है तो वो बैठना सीखता है। फिर वो घुटने के बल चलना सीखता है। फिर वो क्रीप करता है, रेंगना सीखता है, क्रीपिंग टाइप का चलता है। और फिर धीरे धीरे वो अपने पैर के बल क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। अर्थात आपको यहां दिखाई दे रहा है कि विकास एक निश्चित क्रम में हो रहा है। तो ऐसे ही हम अगर वर्णमाला की ज्ञान की बात करें तो जैसे अगर हमें अक्षर ना ज्ञान हो तो हम क्या नहीं बना सकते? शब्द नहीं बना सकते। शब्द नहीं बना पाएंगे तो वाक्य नहीं बना पाएंगे, और वाक्य नहीं बना पाएंगे तो संयुक्त वाक्य नहीं बना पाएंगे, और संयुक्त वाक्य नहीं बना पाएंगे तो मिश्रित वाक्य नहीं बना पाएंगे। अर्थात यहां भी विकास क्या है? एक निश्चित क्रम में है। तो विकास को आप अपने दैनिक जीवन में अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। तो विकास क्या होता है? क्रमिक होता है, सीक्वेंशियल होता है। तो आई होप आपको ये तीनों नियम क्लियर हो गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। विकास का जो चौथा नियम है वो क्या है? विकास का चौथा नियम है प्रजाति विशिष्ट प्रतिमानों का सिद्धांत। प्रजाति विशिष्ट प्रतिमानों का सिद्धांत अर्थात क्या हो गया? जैसे हम लोग हैं, हम मानव जाति में आप जानते हैं कि मां के गर्भ में हमारा एक टाइम पीरियड होता है कि हम 8 से 9 महीने रहेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा कोई जीव है उसके बच्चे का जन्म जो होता है 6 महीने में होता है, किसी के 3 महीने में जन्म होता है। मतलब क्या हो गया कि हर प्राणी का विकास का एक निश्चित मॉडल है, मतलब उसका एक प्रतिमान है, उसमें विकास की प्रक्रिया पहले से मॉडलिज्म में फिक्स है। और वही विकास की प्रक्रिया मेरे अंदर भी होगी, और एक व्यक्ति जो अमेरिका में बैठा है उसके अंदर भी होगी, एक गाय जो यहाँ पे है उसके अंदर भी होगी, और एक गाय जो दिल्ली में है वहां पे भी होगी। अर्थात गाय कहीं भी हो, अगर उसका बच्चे का जन्म की विकास क्रम की बात करेंगे तो जो एक नॉर्मल गाय में होगा वो कहीं भी विश्व में कहीं भी कोई गाय होगी तो उसमें भी वही विकास की प्रक्रिया होगी। अर्थात प्राणियों में, हर विशिष्ट प्राणी में उनका विकास का एक स्पेसिफाइड मॉडल होता है और उसी मॉडल के थ्रू वो फॉलो अप होते हैं। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही जन्म लेता है, बंदर जन्म नहीं लेता, ये किससे संबंधित है? तो सिंपल सी बात है सर, बिल्ली है तो बिल्ली ही जन्म लेगी। क्या आम के पेड़ पे इमली लगेगा क्या?
अगर ये स्टेटमेंट पूछ ले कि आम के पेड़ पे आम ही लगता है, यह निम्नलिखित में से विकास के किस नियम पे आधारित है? तो सिंपल सी बात है सर, प्रजाति विशिष्ट प्रतिमानों के सिद्धांत पे आधारित है। क्लियर है? चलिए अगला सिद्धांत क्या कहता है? अगला सिद्धांत कहता है कि विकास जो होता है प्रतिमान पूर्व कथनीय होते हैं। क्या होता है? पूर्व कथनीय होता है। पूर्व कथनीयता का सिद्धांत इसको कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, पूर्व कथनीयता का मतलब होता प्रिडिक्शन करना। क्या करना? प्रिडिक्शन करना। हम कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भैया फलाना लड़का टॉप करने वाला है? हाउ? कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं? हम कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जो लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है वो टॉप ही करेगा? ये प्रेडिक्शन कहां से आता है? एक सशक्त टीम सफलता का प्रवेश द्वार लेकर के जब खड़ी होती है तो वो जानती है कि वो अपने हर एक स्टूडेंट्स को लेकर के साथ चल रही है और आने वाले समय में हर एक बच्चा हमसे जुड़ा हुआ सफलता के प्रवेश द्वार के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। इसी सोच के साथ लक्ष्य अकेडमी टीम काम कर रही है और वही सिद्धांत मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा एक प्रेडिक्शन है कि हमसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति आने वाले समय में सुनिश्चित सफलता को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो क्या है? विकास प्रतिमान पूर्व कथनीय होता है, अर्थात पूर्व कथनीयता का सिद्धांत यहां पे लगता है। मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे किसी बालक का शारीरिक विकास अगर अच्छा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा। अगर हमारी शैशवावस्था समाप्त होने को है तो हम ये कह सकते हैं कि अब बाल्यावस्था ही आएगी, अब किशोरावस्था नहीं आएगी। ऐसा है या नहीं है? जैसे आम है, अगर आम में के पेड़ में बौर लग चुका है तो हम ये कह सकते हैं कि अब उसमें फली बनेगी। फली बनेगी, आम लगेगा, पहले कच्चा आम होगा, फिर वो उसका प्रोसेस होगा और फिर वो पकना शुरू होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसका विकास कैसे होगा, क्योंकि हमें प्रेडिक्शन करना आता है। और प्रेडिक्शन इसलिए कर पा रहे हैं, इस सिद्धांत को इससे जोड़िए, प्रेडिक्शन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसका मॉडल फिक्स है, पहले से फिक्स है। हम जानते हैं कि हमारा विकास कैसे होता है, हम जानते हैं कि हम मां के गर्भ में 9 महीने 8 महीने रहेंगे। ठीक है, अर्थात ये हो गया कि प्रेडिक्शन होता है कि विकास जो होगा अब क्या होने वाला है, हम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि विकास पूर्व कथनीय होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यस सर, विकास पूर्व कथनीय होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? विकास की गति जो होती है वो परिवर्तित होती है। विकास की गति क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित क्यों कहा मैंने? जैसे हमारा विकास देख लीजिए, एक बालक का विकास अगर बात करें तो बालक का विकास कि आपके घर में वाली सपोज दैट आपके घर में 2 भाई बहन हैं, ठीक है, दोनों जुड़वा है, दोनों एक ही वातावरण में एक ही अनुवांशिक फैक्टर के साथ सरवाइव करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप देखते हैं ना, एक की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, एक की बुद्धि थोड़ी कम हो जाती है, एक बहुत बुद्धिमान हो जाता है, एक कम बुद्धिमान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उसमें विकास की जो दर है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट हो गया। और रेट ऑफ डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाला जो मेन फैक्टर है, मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो कौन कौन सा था? अनुवांशिकता और वातावरण। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एक और एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो आपको एग्जाम्पल दिया था 2 तोतों की कहानी, अगर आपको याद हो, उन दोनों तोतों की कहानी में अनुवांशिकता के रूप में दोनों एक ही मां के गर्भ से जन्म लिए, लेकिन एक राजा क्या गया और एक कहां गया? एक चोर के पास गया। दोनों में अंतर किस बात का आया? दोनों का विकास हुआ, लेकिन एक का विकास आप जानते हैं किस तरीके से हुआ और दूसरे का विकास किस तरीके से हुआ। तो विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। विकास की गति जो होती है वो फिक्स नहीं हो सकती है। मतलब पूछता है रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरिएबल्स होता है क्या? चेंज होता रहता है? यस सर। अगर हमारे विकास की जो गति है वही हमारे बगल वाले पड़ोसी के घर की विकास की गति होगी, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है कि हमारे घर के बगल में कोई लड़का हो जो बहुत ज्यादा पैसा कमाता हो, उसकी विकास की गति बहुत तेज हो जाएगी। हमारे यहाँ परिवार ऐसा हो कि हम कम पैसा कमाते हैं, हमारा खर्चा ज्यादा हो, पैसा कम कमाते हो, तो हमारा विकास हो पाएगा क्या? एक नॉर्मल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नॉर्मल विकास होगा। तो विकास की गति पे क्या हुआ? असर डाला ना किसी ने, फैक्टर ने, वातावरण ने प्रभाव डाला कि नहीं डाला? तो विकास की गति जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है। तो इससे क्वेश्चन क्या आता है वो सुनिए। क्वेश्चन आता है कि विकास की गति सभी प्राणियों में एक समान होती है, क्या यह कथन सत्य है? नहीं।
कथन सत्य नहीं है। विकास की गति सभी प्राणियों में फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल्स होती है, वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है विकास के सिद्धांत आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, विकास के अन्य सिद्धांत पे। विकास का जो अगला सिद्धांत है वो क्या कहता है? प्रारंभिक विकास उत्तर या परवर्ती विकास के से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या भाई? प्रारंभिक विकास, अर्ली डेवलपमेंट क्या होता है? उत्तर या परवर्ती। उत्तर या परवर्ती को बोलते हैं लेट डेवलपमेंट। प्रारंभिक को क्या बोलते हैं? अर्ली डेवलपमेंट बोलते हैं। उत्तर या परवर्ती को क्या बोलते हैं? लेट डेवलपमेंट कहते हैं। उससे क्या होता है? अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप क्लास 1 to 5 किसी ऐसे स्कूल में पढ़ लिए जहां पे पढ़ाई का लेवल शून्य था, जहां कुछ पढ़ाई नहीं होती थी, बस आपको ऐसे ही पढ़ा दिया गया, स्कूल गए, बैठे, चले आए, हो गया। क्या प्रभाव पड़ेगा? आप 1 to 5 मेहनत से पढ़ाई नहीं किए तो 6 to 8 पढ़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पढ़ पाएंगे क्या? आपके अंदर चेंजिंग आएगी क्या? विकास आपका अच्छे तरीके से होगा क्या? कभी नहीं होगा। लेकिन 1 to 5 अगर खूब बढ़िया स्कूल में पढ़े हैं, खूब मेहनत से पढ़ाई की है, तो क्या होगा? आगे आने वाले जीवन में क्या होगा? वो प्रेडिक्शन आपको फायदा करेगा। अर्थात व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है, अगर वो सही से सुधर जाए, इसलिए मेरा आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो माँ बाप को समर्पित है। मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि अपने माता पिता को इस वीडियो लेक्चर को जरूर दिखाइए। ये सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहा है। उनको समझना चाहिए इस बात को कि प्रारंभिक अवस्था जो होती है, अगर जीवन में बच्चे को जन्म से ही हम ऐसा माहौल अवेलेबल कराएं, हम उसका गोल अचीव करने में पहले से ही गोल उसको डिसाइड कराएं कि आपका ये गोल होना चाहिए, आप ये करोगे तो ये बन जाओगे। अगर बालक को ये जानकारी हो तो क्या होगा? बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वो क्या होता है? वो अधिक महत्वपूर्ण होता है उसके बाद के विकास के, उत्तर और परिवर्ती मतलब बाद के विकास से। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप सपोज दैट 12th पास आउट कर गए, ठीक, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, आपके पिताजी बस पढ़ाते रहे और आप पढ़ते रहे, स्कूल जाते रहे, एक नॉर्मल एक डिग्री लेकर के बैठ गए, ठीक है। क्या हुआ? और एक बंदा ऐसा था जिसके फादर ने क्लास 6 से ही उसको डिसाइड कर दिया कि भैया पढ़ने में ठीक हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। क्या होगा दोनों में डिफरेंस? बालक क्लास 6 में था, उसका दिमाग डाइवर्टेड था कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है। उसके पिता ने उसको कभी डीएम से मिला दिया, कभी एसडीएम से मिला दिया, कभी जज से मिला दिया। क्या प्रभाव पड़ेगा? बट ऑब्वियस है कि उस बालक में और जो क्लास 12 पास कर गया है, जिसका अभी तक गोल डिसाइड नहीं है, दोनों में किस बात का अंतर पड़ेगा? दोनों में अंतर पड़ेगा कि जो उसके प्रारंभिक विकास का समय था, जब वो सब कुछ गेन कर सकता था, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली भावी पीढ़ी बहुत ही योग्य हो, तो समय रहते प्रारंभिक विकास पे ध्यान दे दें, तो मुझे लगता है कि बाद का विकास और ही गोल्डन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्लियर हो गया। चलिए अगला सिद्धांत इसी पे आधारित है। इस सिद्धांत पे आधारित एक क्वेश्चन देखिए है, ये स्टेटमेंट है और पेपर में पूछा गया कई बार। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट कहता है कि फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड का नाम कौन नहीं जानता? फ्रायड कौन थे? मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। क्या थे? मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का नाम आप जानते होंगे, इदम, अहम और पराहम। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि फ्रायड का नाम आया तो मैंने आपको बता दिया। क्या मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन कहलाते हैं? सिगमंड फ्रायड साहब कहलाते हैं। उनका यह मानना था कि अगर बालक को प्रारंभिक अवस्था में हम ध्यान दे दें तो आने वाली समस्या, आने वाली जो उसकी एज होगी, वो उसमें और भी खिल करके आपको अपने गुणों को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर हमने बेसिक लेवल पे प्रारंभिक गुण में ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं होगा। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये स्टेटमेंट अपने माता पिता को जरूर दिखाइएगा। ठीक है, क्यों दिखाइएगा? कम से कम वो जानेंगे इस बात को कि कम से कम इस समय अगर बच्चे पे ध्यान दिया जाता तो ज्यादा प्रभाव पड़ता और आपका प्रेशर थोड़ा कम होगा। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। उस समय हमने ऑब्जर्व नहीं किया तो आज थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, अगला स्टेटमेंट कहता है, मतलब अगला नियम जो है वो क्या है?
व्यक्तिक भिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत कहता है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक भिन्नताएं होती हैं। जैसे एक मां की कोख से जन्म लिए हुए दो बालक, दोनों के चेहरे में, नाक में, आंख में, शरीर में परिवर्तन होता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी। क्यों होता है? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, और उसका कारण क्या है? व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण दोनों में क्या होता है? विकास अलग अलग रूप से प्रकट होता है। और इसको प्रूफ किया है किसने? स्किनर साहब ने। क्या कहा है कि स्किनर के अनुसार विकास के स्वरूपों में व्यापक विभिन्नताएं होती हैं। ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्किनर के अनुसार विकास के स्वरूपों में व्यापक विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, चलिए, तो फ्रायड का ये स्टेटमेंट और दूसरा स्किनर का स्टेटमेंट। चलिए, ये सारे सिद्धांत कैसे पूछे जाते हैं ये मैंने बताया आपको। आपसे पेपर में क्या बोलेगा? स्टेटमेंट दे देगा, कह देगा क्या ये स्टेटमेंट सत्य है, तो अगर इनमें से कोई है तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। क्या है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। देखिए, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत मैं आपको पहले भी बताया था। जो लोगों ने कल के वीडियो लेक्चर को ऑब्जर्व किया होगा उनको ये क्वेश्चन पहले से पता होगा कि विकास, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। अब देखिए, अंतःक्रिया कभी कभी पेपर में पूछता है। अब कभी कभी अंतःक्रिया की जगह पे क्या कहता है? उत्पाद कह देता है। उत्पाद की जगह पे कभी कभी गुणनफल कह देता है। गुणनफल की जगह पे कभी कभी प्रोडक्ट कह देता है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो प्रोडक्ट कहे, वो गुणनफल कहे, वो उत्पाद कहे, या फिर वो अंतःक्रिया कहे, मतलब एक ही है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल होता है कि योगफल होता है? तो गुणनफल होता है, योगफल नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। मैंने स्टेटमेंट बताया था। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट कहा है वुडवर्थ साहब ने। वुडवर्थ का स्टेटमेंट था। वुडवर्थ के अनुसार विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया अर्थात गुणनफल का परिणाम होता है। चलिए, तो स्टेटमेंट याद रखिएगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछता है कि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? तो दो प्रमुख कारक होते हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। किसने स्टेटमेंट दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। चलिए, अगला सिद्धांत क्या कहता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? परस्पर संबंध के सिद्धांत से आज तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है? किसी बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास एक दूसरे से सुसंबद्ध होते हैं। यह सिद्धांत, यह स्टेटमेंट किस सिद्धांत से मिलता जुलता है? तो क्या बोला? शारीरिक विकास किससे? मानसिक विकास, फिर किससे? संवेगात्मक विकास, फिर किससे? संज्ञानात्मक विकास। तो ये सारे विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जितना बढ़िया आपका मस्तिष्क का विकास होगा, जितना बढ़िया शारीरिक विकास होगा, उतना ज्यादा बढ़िया मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। अगर आपका ये सारा विकास हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक विकास दूसरे विकास से क्या है? संबंधित है, म्यूचुअली कोरिलेटेड है। परस्पर का मतलब था इंग्लिश में म्यूचुअल कोरिलेशन, म्यूचुअली जुड़ा हुआ है। तो परस्पर संबंध के सिद्धांत का आज तक का क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने स्टेटमेंट बोल दिया। कहता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं या एक दूसरे पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। यह स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ, किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? परस्पर संबंध के सिद्धांत से। अगला स्टेटमेंट एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? एकीकरण का सिद्धांत। क्या कहता है एकीकरण का सिद्धांत? एकीकरण का सिद्धांत कहता है क्या
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कुप्पुस्वामी का एक स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, क्या विकास पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है विकास की प्रक्रिया में। स्टेटमेंट याद रखिएगा, विकास पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर क्या होता है, उसमें उसकी गति निहित रहती है और विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया प्रीवियस ईयर, वो सुन लीजिएगा। कहता है एक बालक पहले अपनी हाथ की उंगलियों को हिलाता है, फिर कलाई को हिलाता है, फिर कोहनी को हिलाता है, फिर पूरे हाथ को हिलाता है, एकीकृत स्वरूप में यूज करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे क्या है, एकीकरण का नियम। या फिर कहता है एक बालक पूरे अंगों का उपयोग करता है, फिर अंगों की जगह पे फिर कोहनी का उपयोग करता है, फिर कलाई का उपयोग करता है, फिर उंगली का उपयोग करता है। तो वहां पे क्या हो गया, वहां हो गया अंगों से पूर्ण की ओर और पूर्ण से अंगों की ओर। ये ध्यान रखिएगा। तो एकीकरण का सिद्धांत इन दो पॉइंट से जुड़कर बना हुआ है, पूर्ण से अंगों और अंगों से पूर्ण की ओर। ध्यान रहेगा, एकीकरण का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है कुप्पुस्वामी का स्टेटमेंट। इसमें क्या कहता है कि शरीर का बालक पहले एक भाग उपयोग करता है, फिर धीरे धीरे उस अंग के कई पार्ट को उपयोग करते करते सामूहिक रूप से, एकीकृत रूप से, इंटीग्रेटेड फॉर्म में उपयोग करना सीख जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, एकीकरण का नियम। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। पूर्ण से अंग की बात करें या अंग से पूर्ण की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, वो कुप्पुस्वामी के अनुसार एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो जब भी एकीकरण का सिद्धांत पूछा जाएगा तो वहां दो पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, क्या पूर्ण से अंग की बात कर रहा है या अंग से पूर्ण की बात कर रहा है। अगर इन दोनों में से किसी की बात कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामान्य से विशिष्ट होता है, अर्थात ये क्वेश्चन आता है क्या विशिष्ट से सामान्य होता है कि सामान्य से विशिष्ट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, बालक खड़ा होने वाला बताया कि बालक क्या होता है, पहले शारीरिक रूप से पहले क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, शरीर का तो थोड़ा क्रीप करना शुरू करता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सामान्य प्रक्रिया धीरे धीरे किस पे कन्वर्ट हो गई, विशिष्ट प्रक्रिया में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, अभी मैंने अल्फाबेट की बात की, तो अल्फाबेट में आप क्या करते हैं, पहले ABCD पढ़ते हैं, फिर A फॉर एप्पल पढ़ते हैं, फिर आप उसका स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं और फिर उन सब से मिला करके सेंटेंस मेकिंग पढ़ते हैं, फिर टेंस पढ़ते हैं। तो ये क्या है, आप धीरे धीरे सामान्य से किधर जा रहे हैं, विशिष्ट की ओर जा रहे हैं। तो जीवन में जो विकास होता है वो सदैव सामान्य से विशिष्ट होता है, कभी भी विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट है, इसी को लेकर के हरलॉक का एक स्टेटमेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। हरलॉक के अनुसार क्या है, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। हूबहू ये सीटेट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से विकास से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है अवस्थाओं में बालक में, वो विशिष्ट बनने से पूर्व क्या होती है, सामान्य प्रकार की होती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, विकास परिपक्वता तथा अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर याद आ रहा हो जहां मैंने आपको विकास के कारण और विकास के आधार बताए थे, तो वहां 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। एक बार फिर से डिस्कस करता हूं, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और अधिगम। और आपको बताया था कि वंशानुक्रम आंतरिक कारक है, वैसे ही परिपक्वता का संबंध भी आंतरिक कारक से है, और वातावरण एक बाह्य कारक है, वैसे ही सेम अधिगम भी एक बाह्य कारक होता है। अर्थात यहाँ पे ये चारों फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये जो परिपक्वता है, परिपक्वता का संबंध किससे है, हेरिडिटी से है, अर्थात वंशानुक्रम से है। और अधिगम का संबंध किससे है, वातावरण से है, अर्थात इन्वायरमेंट से है। और जैसे वहां मैंने बताया था कि वंशानुक्रम और
किसका, वातावरण का गुणनफल होता है विकास, वैसे ही यहां पे कहूंगा कि विकास परिपक्वता और अधिगम का क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। सबसे बम्पर, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा विकास के सिद्धांतों में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही है, और इससे क्वेश्चन सीटेट में भरे मिलते हैं। प्राइमरी सीटेट की बात कर रहा हूं, भरे मिलते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूपी टेट में तो पूछना ही क्या है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। ये क्या कह रहा है, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में चलती है। आ गया क्वेश्चन, स्टार बनाइए यहां पे। तो विकास की प्रक्रिया देखिए सीधी रेखा में चलती है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, निश्चित दिशा में चलती है। तो विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में चलती है, और क्या होती है, बालकों के शारीरिक व क्रियात्मक विकास में विकास की दिशा के दो मुख्य नियम का अनुसरण होता है। तो पेपर में आता है कि विकास की जो विकास की दिशा का सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम में घटित होता है, और क्रम आप क्या जानते हैं, क्योंकि वो क्रमिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दिशा से है, तो दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और वो मुख्य रूप से कितने नियम हैं, दो नियम हैं। कौन कौन सा, पहला है मस्तकाभिमुखी नियम या मस्तकाभिमुखी क्रम, जिसको बोलते हैं सिफेलिक कॉर्डल सीक्वेंस, सिफेलिक कॉर्डल सीक्वेंस, या कभी कभी वो सिफेलो कॉर्डल सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है, या सिफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल के नाम से पूछता है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश टीटी का पेपर हर बार विवादित बना रहता है, और उसमें कभी ना कभी क्वेश्चन हमेशा क्या करता है, हिंदी की जगह इंग्लिश में ही लैंग्वेज यूज कर देता है। तो हमें दोनों लैंग्वेज जानना जरूरी है। तो सिफेलो कॉर्डल सिस्टम, मस्तकाभिमुखी का सिद्धांत, या इसी को पेपर में कभी कभी कह देता है विकास का क्रम या विकास की दिशा का क्रम सिर से पैर की तरफ होता है। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो सिफेलो कॉर्डल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। विकास कहां से कहां होता है, सिर से पैर की ओर होता है। और दूसरा सिद्धांत है निकट से दूर का क्रम, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट प्रोसेस किससे जुड़ा हुआ है, तो वो निकट से दूर के क्रम में जुड़ा हुआ है। ये सिद्धांत के अनुसार विकास में पहले शरीर के बीच के अंग रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, फिर आपके हाथ का निर्माण होता है, फिर पैर का निर्माण होता है। इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। तो विकास की दिशा के कितने सिद्धांत हो गए, दो हो गए। एक हो गया मस्तकाभिमुखी सिद्धांत, दूसरा हो गया निकट से दूर का सिद्धांत। मैं फिर मार्क कर रहा हूं, आप ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे ज्यादा ध्यान रखिएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, और इधर याद रखिएगा सिफेलिक कॉर्डल सीक्वेंस। क्या रखिएगा, सिफेलो कॉर्डल या सिफेलिक कॉर्डल सीक्वेंस, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। तो दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से, आपके सिफेलो कॉर्डल सिद्धांत, मस्तकाभिमुखी और निकट से दूर। अब इसी निकट से दूर को कभी कभी पेपर में कह देता है केंद्र से परिधि की ओर। किधर, केंद्र से परिधि की ओर, इसी को बोल देता है केंद्र से परिधि की ओर। तो केंद्र से परिधि कह दे, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस कह दे, निकट से दूर का क्रम कह दे, इन तीनों की बात एक ही है। वैसे मस्तकाभिमुखी क्रम कह दे, सिर से पैर की बात कर दे, सिफेलो कॉर्डल सिस्टम कह दे, डेवलपमेंट कह दे, बात एक ही है। क्लियर है। अब इसी को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। आइए देखते हैं। मस्तकाभिमुखी सिद्धांत को अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि बालक का विकास जो होता है सिर से किधर होता है, पैर की ओर होता है। इस देखिए डायग्राम एकदम क्लियर कट कह रहा है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्लियर है, किधर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यहां देखिए, यहां तो क्या कह रहा है, ये देखिए डायग्राम आपको बता रहा है साफ साफ कि पहले बालक का विकास इस क्रम से होता आया और तब पैर की तरफ गया। तो ये दोनों डायग्राम आपको क्लियर कर रहे हैं कि बालक का विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है, वो सर सिर से पैर की ओर होता है। बता लेंगे। चलिए दूसरा सिद्धांत देखते हैं, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल वाला। इस सिद्धांत में अगर आप ऑब्जर्व करें
तो ये सिद्धांत बताता है कि जो बालक का विकास होता है वो कहां से होता है, वो केंद्र बिंदु से परिधि की ओर होता है। ये देखिए किधर होता है, परिधि की ओर होता है। ये सिद्धांत से क्वेश्चन आज तक पेपर में पूछा गया है कि एक बालक के पहले रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, फिर हाथ का निर्माण होता है, फिर पैर का निर्माण होता है। तो यह सिद्धांत दिशा की कौन से सिद्धांत से जुड़ा है, तो कौन सा सिद्धांत है, निकट से दूर का क्रम, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस या केंद्र से परिधि का सिद्धांत है। ये डायग्राम भी देखिए, इस डायग्राम के थ्रू बालक जो है इन दोनों का पहले डेवलपमेंट हुआ, फिर ये विकास हुआ। मतलब केंद्र बिंदु से हम किधर जा रहे हैं, हम परिधि की ओर जा रहे हैं। तो बालक का विकास, ये जो विकास होता है इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं निकट से दूर का क्रम। आई होप कि आपको ये दोनों डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? तो ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से इसको मार्क कर लीजिएगा। और आई होप कि 2021 का जब टीटी होगा या सुपर टेट होगा तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। क्या होती हैं? सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं, और इन सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। क्या होती है? विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। हैविंगस्ट ने इसको एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था हैविंगहर्स्ट ने इसे संप्रत्यय को विकासात्मक कार्य नाम दिया है। अब यहां से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान में विकासात्मक कार्य की संज्ञा किसने दी है और किसको दी है? विकासात्मक कार्य की संज्ञा हैविंगहर्स्ट ने दी है, और किसको दी है? सामाजिक प्रत्याशा। अब सामाजिक प्रत्याशा क्या होती है? आप जानते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहला जो आपके लिए डेवलपमेंट सामाजिक विकास होता है वो आपका घर होता है, परिवार होता है। परिवार के बाद आपके चारों तरफ का वातावरण होता है। फिर जब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं तो विद्यालय आपके लिए समाज का काम करता है। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया में ये जो सामाजिक प्रत्याशाएं हैं ये वही शाखाएं हैं, और इन शाखाओं पर बालक के विकास पे पड़ने वाले प्रभाव को ही हैविंगहर्स्ट ने क्या कह दिया है? विकासात्मक कार्य कह दिया है। तो पेपर में आता है कि विकास या विकासात्मक अवस्थाओं में सामाजिक प्रत्याशाओं को क्या कहा जाता है? तो विकासात्मक अवस्थाओं में सामाजिक प्रत्याशाओं को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। और विकासात्मक कार्य की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है? हैविंगहर्स्ट ने दी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीट का क्वेश्चन है, रीट में कई बार पूछा गया है। क्लियर है स्टेटमेंट? चलिए अब आते हैं सबसे अंतिम बिंदु पे। अंतिम बिंदु क्या कहता है? विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। क्या नहीं होता है? रेखीय नहीं होता है। ये कल के वीडियो लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वृद्धि रेखीय होती है, लीनियर होती है, लेकिन विकास क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। ये डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। आपको बताया था कि अगर ग्रोथ वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ जी का मतलब ग्रोथ है और टी का मतलब टाइम है। जब ग्रोथ और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको ग्राफ मिलता है सीधा, लेकिन जब वही हम ग्रोथ और टाइम के बीच की जगह पे डेवलपमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ हमको ऐसा मिलता है। ये ग्राफ जो होता है इसको कहते हैं वर्तुलाकार। वर्तुलाकार इसलिए कहते हैं कि विकास सदैव सकारात्मक मतलब सदैव धनात्मक नहीं होता। कल मेरे ये क्वेश्चन भी था, कल का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था यही क्वेश्चन दिया था कि विकास जो होता है वो क्या होता है? विकास कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। जैसे आप किसी घर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसकी अलमारी को तोड़ देते हैं, तो आखिर उस अलमारी को तोड़ना क्या विकास की प्रक्रिया में नहीं आएगा? एकदम आएगा। हमने उसको सुंदरता देने के लिए, उसको विकसित करने के लिए डिस्ट्रक्शन का काम किया। तो विकास कंस्ट्रक्टिव भी होता है मतलब रचनात्मक भी होता है, और विध्वंसात्मक भी होता है मतलब कि डिस्ट्रक्टिव भी होता है। तो विकास जो होता है इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये सकारात्मक भी काम करता है और नकारात्मक भी काम करता है, और इसीलिए इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरल। तो विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, विकास एक निश्चित क्या होता है? एक निश्चित दिशा में काम करता है, लेकिन वो दिशा कैसी होती है? वर्तुलाकार। इसी को एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि क्या देखेंगे
कि जो विकास होता है वो देखिए जब बालक जन्म लेता है शैशवावस्था में इन्फेंसी स्टेज से, और ये कैपेबिलिटी जो मैच्योरिटी स्टेज है वो स्टेज में जाने के लिए बालक का जो विकास का ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ये कई स्टेप में फॉलो होता है। यहाँ पे बालक भोजन प्राप्त करता है, उसको भोजन प्राप्त होता है, वहां से ऊपर जाता है, उसकी फैमिली उसकी मदद करती है, थोड़ा सा वो अपने अंदर चेंजिंग लाता है, फिर वो धीरे धीरे पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद उसकी खुद की पहचान बनती है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में वो कभी आगे जाता है और कभी पीछे आता है। तो विकास जो होता है आगे पीछे, अर्थात विकास का जो क्रम होता है वो सीधा ना होकर वर्तुलाकार क्रम में काम करता, स्पाइरल होता है। डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर प्रोसेस, इट इज ए स्पाइरल प्रोसेस। क्लियर? चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो मुझे लगता है विकास के सिद्धांत आपको क्लियर हो गए होंगे, विकास के सिद्धांत में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर विकास के सारे सिद्धांत क्लियर हैं तो अब हमारा ये टॉपिक ओवर हो चुका है, जो कि विकास की अवधारणा से था, विकास के बेसिक कॉन्सेप्ट से था और विकास के सिद्धांत पे आधारित था। अब हमें जो अगला टॉपिक स्टार्ट करना है वो विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो चारों स्टेजेस बताया था, उन स्टेजेस के बारे में सेपरेटली स्टडी करेंगे हम। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को खत्म होने के बाद हाई डिमांड पे आधारित मैं क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आने वाला हूं, जो कि मेरा प्रयास है कि मैं आपके लिए लाइव माध्यम से लेके आऊंगा और आपको समय दूंगा कि आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ रह करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम उनको अच्छे से बारीकी से समझ करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं तक, और उसके लिए हमारा जो विजन है वो विजन आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। सही लक्ष्य और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ सा प्रतीत होता है। तो इसीलिए सही लक्ष्य के साथ जुड़िए, सही प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, और वो सही लक्ष्य और प्लेटफॉर्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सही लक्ष्य और प्लेटफॉर्म आपको पता है। प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। जैसे मैं आपके लिए एनर्जी बूस्टर लेके आता हूं, वैसे आपके लाइव कमेंट, आपके रेगुलर कमेंट हमको भी एनर्जी बूस्ट करते हैं। और इसी विचारधारा के साथ कि सही लक्ष्य हमारा आज हमको प्राप्त हो चुका है, कि हमको हमारा लक्ष्य क्या है, उस सही लक्ष्य के आधार पे और सही समय के आधार पे हम जागृत हो चुके हैं, और इसी के आधार पे हम अपने सूरज को कभी डूबने नहीं देंगे। और लक्ष्य एकेडमी परिवार आपके सूरज को बुलंदियों पे ले जाएगा, ये विश्वास रखिए। ये मैं आपको दृढ़ निश्चय के साथ बात कर रहा हूं कि आपका सूरज कभी डूबने नहीं पाएगा, और वो सूरज तब तक उदीयमान रहेगा जब तक आप अपने इस जीवन में अपने विकास के अंतिम पड़ाव पे नहीं होंगे। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, विकास का अंतिम पड़ाव क्या होता है? रेस्ट इन पीस। तो बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ हमारे YouTube चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।